हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। 12th क्लास की केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज का टॉपिक सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 चल रहा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में आपको हमने बताया था कि क्रिस्टल क्या है, सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है ट्रू सॉलिड, क्या होता है सूडो सॉलिड। सॉलिड के सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल मैंने आपको बताया था कि एक क्रिस्टल को बनाने में जो सबसे छोटी रिपीटेटिव यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ करते हैं। मतलब एक पूरे क्रिस्टल को जनरेट करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसको हम अगर रिपीटेटिव यूज़ करें, अगर रिपीटेशन करें तो हमको पूरा क्रिस्टल जनरेट होके मिल जाता है, उसे कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल की बात कर रहे हैं आज। यूनिट सेल में मैं आपको बताऊंगा कि सारी बेसिक कैलकुलेशंस, मतलब बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल स्टडी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को अगर फील करना है तो आप अभी जिस रूम में बैठकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कीजिए, उस रूम की चारों तरफ देखना शुरू कीजिए। आपका रूम हो सकता है कि आपको परफेक्ट क्यूबिकल ना लगे, लेकिन फिर भी अगर आप इमेजिन करें और आप ये मान ले कि आपके सामने वाला, पीछे वाला, लेफ्ट राइट, ऊपर और नीचे जो भी आपको वॉल दिख रहा है, आपको फ्लोर दिख रहा है आपका, ठीक है, आपको अपना छत ऊपर वाला दिख रहा है, इस सबको आपको सेम डायमेंशंस का अज्यूम करना है। लेट अज्यूम दिस रूम इज ए कंप्लीट, द स्टूडियो इज ए कंप्लीट क्यूबिकल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये फील कराते हुए मैं आपको पूरा स्टडी कराऊंगा। आपको क्या करना है, आपको अगर टॉपिक्स को रिलेट कर पाते हैं, अगर आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाते हैं हर बार अपने उस एटमॉस्फेयर से जिस रूम में आप हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा है, टॉपिक है कंप्लीट स्टडी ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन लोगों को बता दूं ये 4 चीज़ें बहुत जरूरी, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एप्रिसिएशन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर कीजिएगा आप। तो आज का स्टडी जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट स्टडी ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, आराम से समझेंगे। यूनिट सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 14 ब्राविज लैटिस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, जिसमें से आपको 7 स्ट्रक्चर्स बताए थे। 7 टाइप्स के अंदर आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है सॉलिड स्टेट का, जरूर देखना। आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो की पॉइंट्स हैं सॉलिड स्टेट को समझने के लिए, सब आपको लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा। देखिए, अब मैं क्यूब की स्टडी करने वाला हूँ सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमको पूरे सॉलिड स्टेट में 99.99% केसेस में हो सकता है कि 0.01 केस ऐसा हो जाए जिसके आने की चांसेस देखो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। आज तक तो कभी ऐसा डिस्कस नहीं किया, हो सकता है कभी ना भी करें। ठीक है, तो हम उन जनरल पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। हम क्यूब की बात करें तो देखो, क्यूब को अगर आप देखें तो क्यूब एक साइड का, अगर एक बॉक्स बनाना, आपको क्यूब बनाना हो तो आप एक शीट लेंगे। ठीक है, उस शीट का डायमेंशन के इक्वल 5 शीट और ले लेंगे। एक शीट को नीचे लगाया, बेस बना दिया, एक इधर की तरफ, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, इधर लगाया, एक ऊपर की तरफ ढक्कन बंद कर दिया। समझ में आता है? देख सकते हैं आप, ये क्यूब है, ये आपका क्यूब है, और इन सबको जोड़कर ये बन चुका है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आप 6 फेसेस मिलाकर 6 फेसेस मिलाकर आप एक क्यूब जनरेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, समझने में बहुत आसान है। रूम को इमेजिन करते जाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्यूब की कहानी होगी। क्यूब में कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस से मिलकर आपका क्यूब जनरेट होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, चलिए फिर आता है एजेस। एज मतलब क्या होती है? वो किनार। ठीक है, वो साइड वाली लेंथ। जैसे आप एक क्यूब को जब पकड़ेंगे तो क्यूब का जो कॉर्नर होगा लंबा सा, ठीक है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, हर वो लाइन, ठीक है, जो एकदम कॉर्नर में आ रही है, कॉर्नर में जो लाइन आती है उसको हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो एक क्यूब में कितने एजेस पॉसिबल है? देखिएगा, यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है कि जब आप इस फेस को चेक करेंगे तो आपको एक एज यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है,
अब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इन दोनों का कॉमन एज ये हो गया, तो इनको जोड़कर बनाया था ये, तो एक एज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। 5 6 7 8 9, एक पीछे वाला 10, एक 11, एक फ्रंट वाला 12, देख सकते हैं। तो टोटल 12 एजेस मुझे मिल रहे हैं। कितने एज मिल रहे हैं? 12 एजेस, ठीक है। तो एक क्यूब में कितने एजेस मिल रहे हैं मुझे? 12 एजेस मिल रहे हैं। ये वाला कॉर्नर, ये वाला, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये, ठीक है। ये जितनी भी लेंथ हम देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी क्या है? एजेस में आती है, ओके। तो 6 फेसेस हो गए, 12 एजेस हो गई। आगे बात करेंगे कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर पॉसिबल हैं? कॉर्नर देखिए, अगर आप डॉट्स बनाएंगे तो आपको टोटल 8 डॉट्स बनाने पड़ेंगे, जब जाके उन डॉट्स को मिलाने पर आप एक क्यूब जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वो डॉट देखिएगा ठीक से, ठीक है। इसी तरह से इसको मिलाइए, इसको मिला लीजिए, इसको यहां टच कीजिए, इसको यहां टच कीजिए, ओके। अब अगर आप इनको ऐसे करके मिलाना शुरू कीजिए, तो आपको क्यूब जनरेट होता दिख रहा होगा, ठीक है। एक क्यूब बन चुका है, परफेक्ट, अच्छा खासा क्यूब बन चुका है। तो 8 कॉर्नर्स को मिलाकर क्यूब बनता है। तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए, देख सकते हैं आप, मैंने सर्किल किया है इस पर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं मैं क्यूब के लिए। 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर, ये सारे के सारे कॉर्नर्स में काउंट हो रहे हैं, ठीक है। कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। इसके बाद आता है बॉडी सेंटर। एक क्यूब का एक ही बॉडी सेंटर होगा, ठीक है, जो एग्जैक्टली बीच में होगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये जो सर्किल जो बना हुआ है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो मैंने सर्किल बनाया है, ठीक है, पीछे की तरफ जो आप ब्लैक कलर का डॉट देख रहे थे, इसको मैंने इस तरह से किया है। ये एकदम आपके क्यूब के बीच में है, तो ये आपके क्यूब का बॉडी सेंटर है। क्या है? आपके क्यूब का बॉडी सेंटर है, ओके। चलिए, फिर आता है फेस सेंटर। अब जब हमारे पास एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। एज्यूम करना, एक ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा होगा, उस पर बीच में एक सर्किल मान लो, डॉट बना दो, ठीक है। एक लेफ्ट वाली वॉल पे देख पा रहे हैं, ठीक है। एक राइट वाली वॉल पे, लेफ्ट और राइट दोनों में वॉल्स होंगी, तो उनका सेंटर ज्यूम कर लो, वो फेस सेंटर हो गया। एक फ्रंट साइड में, एक बैक साइड में भी वॉल है, उन पर सेंटर ज्यूम कर लो, फ्लोर वाला, ठीक है, समझ में आता है। इस तरह से एक पूरे क्यूब में हमें 6 फेस और 6 फेजेज में 6 फेस सेंटर मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। देखो, ये इंफॉर्मेशन आपके कहाँ काम आने वाली है? बेसिकली जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो यूनिट सेल से बनता है। तो यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पर हम पार्टिकल को रख सकते हैं, आयन को रख सकते हैं, मॉलिक्यूल को रख सकते हैं, वो कहलाता है उसका लैटिस पॉइंट, ठीक है। भाई यूनिट सेल बना है लैटिस से, और लैटिस में जहाँ जहाँ पार्टिकल्स होते हैं उस प्लेस को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो लैटिस पॉइंट यूनिट सेल की अगर टाइम में बात करूँ तो वो हर जगह जहाँ पर लैटिस पॉइंट आ रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है आयन के, एटम के, मॉलिक्यूल के आने की। तो अब उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्नर हूँ, मैं एक क्यूब का कॉर्नर हूँ और मैं वहाँ खड़ा हो गया। अब आपने कहा कि सर कॉर्नर ये वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा ना क्यूब को बनाने में, और क्यूब के लैटिस को बनाने में मेरा एक कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जो फेस सेंटर पे होगा उसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि कितने कॉर्नर, कितने फेस सेंटर, कितने एजेस ऑक्यूपाइड हैं, उस बेसिस पर हम बता सकते हैं, ठीक है, कि इस क्यूब का फॉर्मूला ये होगा। तो बेसिकली क्यूब के फॉर्मूले को समझने के लिए, उसकी डेंसिटी को समझने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, एम्पिरिकल फॉर्मूले को, हर फॉर्मूले को समझने के लिए, क्यूब की स्टडी को समझने के लिए क्यूब का बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, हमारे पास क्यूब में 6 फेसेस थे, 8 कॉर्नर्स थे, 12 एजेस थी, हर फेस पे एक फेस सेंटर था, टोटल 6 फेस सेंटर हो गए। इसके बाद हमने समझा
कि बॉडी सेंटर कितने, एक क्यूब की बॉडी, उसका एक सेंटर, बॉडी सेंटर। फिर बोला गया फेस सेंटर 6 हो गए, ठीक है। बॉडी डायगोनल कितना है, 4। क्यों, देखिए भाई एक क्यूब के 2 कॉर्नर्स को मिलाना है, मतलब अज्यूम करो आप उस पॉइंट से, आपके रूम के उस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए, एक कॉर्नर डायगोनल बन गया। दोनों कॉर्नर्स को मिलाने से, दोनों कॉर्नर को मिलाने से देख सकते हैं आप इस तरह से। इसी तरह से अब हम चाहें तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्या बन जाएगा, बॉडी डायगोनल बन जाएगा, देख पा रहे हैं आप इस तरह से। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ इन दोनों को टच कराया है, इन दोनों को कराया है, अभी 2 बाकी हैं। कौन बाकी है, देखो मैं चाहूं तो इस कॉर्नर को इस ऊपर वाले से मिला सकता हूं, ठीक है, और मैं चाहूं तो इस कॉर्नर को भी इस ऊपर वाले से मिला सकता हूं। तो अगर इसको 1 बोलूं तो ये नंबर 2 हो गया। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से इस तरह से, ठीक है, बन जाएगा। अब ऐसे ही इसे मिला लेते हैं, इस तरह से डायगोनल बन जाएगा। तो अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप एक डायगोनल की बात करो तो 2 कॉर्नर से मिलके बनता है। कितने कॉर्नर से मिलके, 2 कॉर्नर से मिलके। तो 8 कॉर्नर से हमको क्या करना है, हर बार 2-2 का सेट लेना है, ठीक है। तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 4। मतलब हम 8 कॉर्नर्स में से हर बार 2 कॉर्नर्स को मिलाकर एक बॉडी डायगोनल बना रहे हैं। टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। अब देखो ऐसा है कि क्यूब को अगर हम इमेजिन कर रहे हैं एज ए वॉल, कि क्यूब को बनाया गया है वॉल से मिला के, क्यूबिकल रूम है, तो रूम में हर वॉल को एज ए फेस ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 6 फेजेस को 1 2 3 4 5 6 इन फेस को मिलाकर हमने पूरा क्यूब बनाया है। इन फेस को देखो हमने अलग अलग करके दिखाया आपको। तो हर फेस में भी फेस डायगोनल होता है। जिस तरह से बॉडी डायगोनल होता है 2 कॉर्नर्स को मिलाने से, उसी तरह से फेस डायगोनल होता है अगर आप एक फेस के 2 कॉर्नर्स को मिला लेते हो। जैसे ये मिला लिया, ये मिला लिया। लेट अज्यूम कि मेरे जो सामने वाला वॉल है, उस वॉल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ब्लू में जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है। अब 2 कॉर्नर्स को मैंने इन दोनों कॉर्नर्स को मिला दिया, तो मेरे फेस का एक डायगोनल मिल गया। डायगोनली मिलाया, ऐसे इन दोनों कॉर्नर्स को मिला लिया तो एक डायगोनल दूसरा मिल गया। तो ये फेस के दोनों डायगोनल इस फेस के रेस्पेक्ट में फेस डायगोनल हो गए। अब ऐसे कितने फेसेस हमारे पास हैं, हमारे पास 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो हर फेस का अपना डायगोनल, और कितने डायगोनल होंगे, 2 होंगे, ठीक है। रूम की हर दीवार के 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से, इस तरह से, ये और ये देख रहे हो, इस तरह से ये वाला जो बनेगा, तो फेस डायगोनल कितने हो गए, 2 हो गए। एक ये वाला इसके साथ मिल जाता है, एक ये वाला इसके साथ मिल जाता है। ऐसे यहाँ से यहाँ मिला लिया, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, देख सकते हो, इन दोनों को मिलाया। तो एग्जैक्टली 6 फेसेस में हर फेस में 2 डायगोनल, तो 12 हो गए फेस डायगोनल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, आप अपने आप को अज्यूम कीजिए कि यू आर ए पार्टिकल, एक डॉट सर्किल, एक आप स्फेरिकल पार्टिकल, ठीक है। आपको मैंने यहां रख दिया इस पॉइंट पर, देख पा रहे हैं आप, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं डॉट ब्लैक कलर का जो मैंने कर दिया है, ये ब्लू था पहले, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। ये पॉइंट जो है बेसिकली ये आप हैं, ये एक पार्टिकल है, आप एक स्फेरिकल पार्टिकल हो, ठीक है। आपको रखा गया एक कॉर्नर पर, आपको रखा गया है यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इस यूनिट सेल में आपका, यानी कि एक स्फेरिकल पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का सिंपल वर्ड आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में आपका है और बाकी कितना बाहर है, ठीक है। भाई ऐसा तो नहीं है, भाई देखो आप देख सकते हैं कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है, कुछ अंदर की तरफ है,
ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि कितना हिस्सा इस यूनिट सेल को मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपना। ऐसा नहीं है अंदर की तरफ। अब आप बोलोगे सर मुझे देख के तो लग रहा है कि ये तो पूरा का पूरा अंदर होगा, या आधा लग रहा है देख के। नहीं, आप दो चीजें भूल जाते हैं। क्या? एक तो पहली बात कि कॉर्नर का हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि यूनिट सेल की जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं इनका कोई वॉल्यूम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनका वॉल्यूम कंसीडर करने लग गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्लस जिस कॉर्नर पे हम इसको रखते हैं वो एक डॉट है, जिस डॉट का नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक है। इसका मतलब हम उसके विड्थ को, उसकी साइज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं जो ये बनाया ना ट्रायंगल सा, तो ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं, जो सर्किल का हमने इस स्फीयर का यूज किया है, सिर्फ यही पार्ट हमारे एक यूनिट सेल में आता है। रिमेनिंग पार्ट क्या है? आउटसाइड है। तो ये जो पार्ट है ना, जो ब्लैक ब्लैक देख पा रहे हैं आप, ये है बेसिकली कंट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये है कंट्रीब्यूशन। एक स्फीयर का इतना हिस्सा ही कंट्रीब्यूशन में है यूनिट सेल के लिए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को अगर समझना है कि एक डॉट का, एक कॉर्नर का, भूल जाइए कि आप पार्टिकल है, आप एक स्फेरिकल पार्टिकल है, आपको ध्यान रखना है ताकि आपको इमेजिंग आसानी से हो जाए। तो आपको ये चेक करना है कि ये कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, इस कॉर्नर पे रखा स्फेरिकल पार्टिकल एक यूनिट सेल में, सिंगल यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा समझिएगा कि आपके रूम का एक कॉर्नर आप एज्यूम कर लीजिए, जो भी आपको दिख रहा है इस टाइम। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उस साइड में कॉर्नर है, ठीक है। अब मुझे ऐसा पता है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं उसमें मेरे रूम के चारों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, एग्जैक्ट डायमेंशंस के रूम बने हैं और जो बिल्कुल मेरी वॉल से टच में है। ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। मतलब ये रूम मेरा है तो पास वाला रूम भी एकदम एज्यूम करके चल रहा हूं कि एकदम आइडेंटिकल शेप है, साइज है, डायमेंशंस है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो डॉट थोड़ा सा मेरे रूम में है, जो पार्टिकल जो आप स्फेरिकल शेप में इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट साइड वाले रूम में, मतलब आपका रूम अगर ये है तो रूम के वॉल के पीछे एक रूम है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन है उस डॉट का, ठीक है। तो ये तो हो गए दो रूम, एक और दो। अब ऊपर नीचे भी तो होगा, एक इस रूम के ऊपर वाले पार्ट में भी है, वहां भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है थोड़ा बहुत, एक इधर भी आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अभी तक ये समझ लीजिए आपकी इस साइड में ना, इस बोर्ड के एक तरफ एक रूम ये था, ध्यान से देखिएगा, एक रूम इसके राइट वाला, एक ऊपर, और दूसरा रूम ये रहा। तो ये तो सब बोर्ड के सिर्फ सामने की तरफ है। कितने और टोटल? 4। तो अभी तक ये पार्टिकल 4 रूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक कॉर्नर 4 रूम में हो, इस रूम में हो, इसके उधर वाले रूम में हो, ठीक है, और एक रूम इसके नीचे। आप बोलोगे साहब आपने ऊपर बोला, एक ही बात है। हम इसको शुरू करते हैं, हम ये वाला रूम अज्यूम करेंगे तो ये पीछे वाला रूम हो गया, एक नीचे और एक नीचे। समझ में आता है? या फिर ऐसे कर लीजिए कि वो कॉर्नर ले लीजिए ऊपर वाला, उस तरफ वाला, तो वो कॉर्नर इस रूम में भी है, इस रूम के जस्ट उधर वाले रूम में भी कॉर्नर कंट्रीब्यूट हो रहा है, इस रूम के ऊपर वाला जो रूम होगा उसका भी ये वाला पोर्शन कॉमन होगा, फील करना। और ऐसा ही एक रूम उधर पीछे वाले रूम के ऊपर बना होगा, उसका भी एक कॉर्नर, मतलब एक साइड में अगर एक रूम, ये इसके एक पीछे वाला रूम, और इस रूम के ऊपर एक रूम, और उस रूम के जो पीछे था उसके भी एक ऊपर एक रूम, चारों का एक कॉर्नर, पॉसिबली एक कॉर्नर कॉमन होगा, ठीक है। ये तो हो गया सामने वाली बात। अब बोर्ड के पीछे की तरफ बात करूं। बोर्ड के पीछे मतलब क्या हुआ कि जिस वॉल का कॉर्नर लिया था, अभी तो मैंने उस वॉल के कॉर्नर के सिर्फ इस साइड में देखा है। अब पीछे की तरफ बात करता हूं। पीछे भी एक रूम होगा जिसमें कंट्रीब्यूशन है, उस रूम के राइट में एक रूम होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन है, उस रूम के नीचे एक रूम होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन है,
उस रूम के इधर भी एक रूम होगा, उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल मिलाकर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डार्क वाला स्फेरिकल शेप बना रहे हैं, ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन टोटल मिला के कितने, देखना काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्यूब्स में, जो कि एकदम आइडेंटिकल हैं शेप में, डायमेंशंस में, उन सबके बीच में एक कॉर्नर पॉसिबली कॉमन है। इसका मतलब उस पर जो पार्टिकल होगा वो भी पॉसिबली 8 कॉर्नर्स में पॉसिबली कॉमन होगा। मतलब उस स्फेरिकल शेप का, उस स्फेरिकल शेप पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उन 8 कॉर्नर्स पर, जो कि अलग अलग यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं, सुनना ध्यान से, अलग अलग यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं, उनमें भी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलिए, अच्छी बात है। 1/8 part of an atom present at the corner of the cube. 1/8 part of atom present at the corner of the cube. समझ में आ रहा है? Contribution of an atom in a different lattice point of cube. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज। हमने अभी हम समझा कि कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर वाले पार्टिकल का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम अज्यूम करके चलेंगे कि अगर हमारा पार्टिकल एज पर आ जाए, एज पर, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप, इस एज की बात चल रही है, इस एज पर आ जाए तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो, एज पर आएगा तो फिर से वाली कहानी कि एक रूम की 2 वॉल और 2 वॉल के बीच का जो कॉमन लाइन होता है, जिस पर वो दोनों वॉल इस तरह से माउंटेड है, वो वाला पार्ट एज कहलाएगा। तो एज की तरफ ध्यान से देखिए आप, ये आपका एज है और ये आपका पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। अब ये वो वाला एज, उस रूम का एज कैसे कॉमन होगा, उसके उधर एक रूम होगा, ठीक है, मतलब इसी रूम के जस्ट पीछे एक रूम होगा और दोनों का एक वॉल कॉमन, मतलब एक एज कॉमन, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ऊपर की तरफ देखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इस रूम का वो वाला वॉल और ऊपर वाला दोनों मिलकर एक एज बना रहे हैं, वो आपको देख सकते हो, यहाँ पर दिख गई। इस रूम के पीछे वाला भी वॉल इसके साथ कॉमन में होगा, तो दोनों मिलकर एज बना रहे होंगे, एक एज ऊपर की तरफ इधर, एक एज इसकी तरफ। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये सब मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, आपको एज का फीलिंग दे रहे हैं। किसका फीलिंग दे रहे हैं? एज का। और आप देख सकते हैं कि जो आपका एज है, वो यहां कॉमन आ गया। कहां आ गया? इस पॉइंट पर कॉमन आ गया, बीच में आकर कॉमन आ गया। समझ में आ रहा है? तो इसका फायदा उठा सकते हो आप, ये जो एज आ गया ना बीच में आपका, इसका फायदा उठाइए बीच वाले पॉइंट का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एज 1 2 3 एंड 4, एक एज 4 यूनिट सेल में कॉमन है। इसका मतलब एक एज पर जो भी पार्टिकल आने वाला है उसका भी कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल में होगा। 1/4 पार्ट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी यूनिट सेल। हर एज का पार्टिकल का 1/4 पार्ट ही उसी में प्रेजेंट है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हर पार्टिकल का 1/4 पार्ट उस एज में होगा, बाकी एज के बाहर होगा, ठीक है। और कंडीशन फिर से वही है कि जो चारों के चारों यूनिट सेल आप ले रहे हो, क्यूबिकल यूनिट सेल ले रहे हो, उनका साइज परफेक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए, ताकि ये जो भी हम पैकिंग देख रहे हैं, जो भी हम कंट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं, ये परफेक्टली क्या हो, एंक्लोज्ड हो, ठीक है। फिर आ जाता है इसके बाद फेस ऑफ क्यूब। अब हमें चेक करना है, देखो अभी तक मैं क्या समझा कि कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन, फिर हमने समझा कि अगर एज आ जाए तो एज का 1/4 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब फेस की बात करते हैं। फेस मतलब हो गया ये रूम जिसमें हम खड़े हैं, रूम का कोई भी वॉल पकड़ लो आप, अगर वॉल के बीच में आपने एक डॉट लगा दिया, वॉल को कट किया, कट करके बड़ा सा स्फेरिकल शेप का एक पार्टिकल, ठीक है, आपने उस वॉल के बीच में फिक्स कर दिया, तो वो किन किन को दिखाई देगा? एक तो आपके रूम में, ठीक है, समझ में आता है, और एक आपके रूम के पीछे वाला जो आपका बाजू वाला पड़ोसी है ना, उसके रूम में भी उस स्फेरिकल पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये दीवार में जब होल करते हो तो सिर्फ 2 लोगों को ऑब्जेक्शन होता है,
आप ध्यान से सुनिएगा, जब एक वॉल में छेद होता है तो सिर्फ दो लोगों का ऑब्जेक्शन होता है। किन किन को? एक आपको या आपके पड़ोसी को। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए वॉल के अगर कॉमन है तो जो यहाँ छेद आपने किया तो उसका कंट्रीब्यूशन वो ना वो उधर की तरफ निकल जाएगा। उसी तरह से अगर एक एज एक पार्टिकल है जो स्फेरिकल है उसको आपने इस फेस पे रखा तो इसका पड़ोसी वाला जो ये दूसरा यूनिट सेल है उसके पास भी ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं उसके पास भी प्रेजेंट होगा, दोनों के बीच में हिस्से में आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये फेस वाला पार्टिकल दो वॉल्स के बीच में, दो फेस के बीच में, दो फेसेस के बीच में क्या रहता है? दो फेसेस के बीच में कॉमन रहता है। तो 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/2 पार्ट ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द फेस ऑफ द क्यूब। 1/2 पार्ट ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट द फेस ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब। क्यूब के सेंटर का कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, एक पूरे रूम की बात कर रहा हूं। इस रूम को बना क्यूब, क्यूब का एक ही सेंटर। ठीक है, वो सेंटर आप यहां देख सकते हैं। इस सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ इसी क्यूब में, इसी यूनिट सेल में होगा और कहीं नहीं होने वाला। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? होल एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो आपका स्फेरिकल क्यूब होगा, जो एटम होगा वो पूरा का पूरा आपके क्यूब के सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। मतलब उसका पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप ही के क्यूब में, आप ही के सिंगल यूनिट सेल में जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं उसी में प्रेजेंट होगा, कहीं नहीं हो सकता। चलिए ये भी समझ में आ गया। फेस डायगोनल लेंथ, हाँ भाई, अब देखो छोटी मोटी ज्योमेट्री यूज की जाती है यूनिट सेल की कैलकुलेशन में, तो हम देख लें निकाल के। वैसे तो आपको आता है, फिर रिमाइंड करा देता हूँ। भाई देखो सारे के सारे फेस हैं 1 2 3 4 5 6 इस सर के मिलाया है। किसी एक फेस की स्टडी करनी है, मैंने नीचे वाला बेस ले लिया। बेस को यहाँ पे थोड़ा पढ़ना मुश्किल था, मैंने उधर उठा के यहाँ बना दिया। अब फेस डायगोनल क्या होता है? दो कॉर्नर्स को मिला लेता हूँ तो बन जाता फिर डायगोनल। तो उन दोनों कॉर्नर को मिला के यहाँ ले आया। अब मुझे इसका लेंथ चाहिए L। ठीक है, क्या होगा मुझे पता लगाना है। तो मुझे पता है कि ये A है, ये है हाइट। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाइथागोरस रूल के हिसाब से बात की जाए, इक्वेशन के हिसाब से बात की जाए तो L जो होगा वो अंडर रूट होगा A² प्लस A² बेस, और यहाँ पर आपकी हाइट आ गई। ठीक है, तो हाइपोटेनस के लिए वैल्यू कितना हो गई? आपको मिल गया यहाँ से A√2। आसान है, कुछ नहीं करना। इसका लेंथ का स्क्वायर, इसका लेंथ का स्क्वायर, इसका रूट ले लो तो आपको L मिल जाएगा। ये तो पहली कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, चलिए फिर आता है बॉडी डायगोनल लेंथ। फेस डायगोनल तो क्या था? ये वाला पार्ट था। बॉडी डायगोनल क्या होता है? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाओ तो बॉडी डायगोनल मिलता है, उस वाले से इस वाले को मिलाओ तो मिलता है। ठीक है, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहे हैं और हमें निकालनी है बॉडी डायगोनल लेंथ। मतलब हमको ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाला लाइन, इस लाइन का लेंथ निकालना है। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या था? ये था फेस डायगोनल, और इसका लेंथ हम निकाल चुके हैं √2a पहले से। ठीक है, और इसका किसकी बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला क्यूब का लेंथ है, ये a है। देखो a पता है, √2a पता है। ठीक है, तो बेस हमको पता है, हाइट हमको पता है, बस। तो A² प्लस √2a का स्क्वायर कितना हो गया? 2a² और इसका ले लीजिए अंडर रूट, तो आपको मिल जाएगा A² 2a² हो गया 3a, तो √3a इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से √3a आ गया। फेस डायगोनल लेंथ √2a, बॉडी डायगोनल √3a। ठीक है, समझ में आता है? तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। फिर आ जाता है लेंथ बिटवीन एडजेसेंट फेसेस। चलो देखते हैं क्या होता है। फेस सेंटर की बात चल रहा है। ये आपका फेस सेंटर होगा एक फेस का।
नीचे वाले फेस के लिए फेस सेंटर है। अब हमें किसी ने कहा कि दोनों फेस सेंटर के बीच का लेंथ बताओ आप कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई ये हाइट है भाई, टोटल लेंथ अगर ए है और फेस सेंटर जस्ट बीच में होगा तो लेंथ कितना a/2। ऐसे ये वाला टोटल लेंथ अगर a आता है तो इसके बीच में कहीं आ रहे हो आप, बीच में, तो लेंथ कितना हो गया a/2। तो a/2 ये हाइट a/2, तो इसकी बात करें तो क्या होगा अंडर रूट में a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a/2 का, तो अंडर रूट में a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, a² नीचे आएगा 4, तो बन जाएगा a/2। ठीक है, क्या बोलते हो? चेक कर लेते कैसे होगा भाई। a² ऊपर बना और नीचे की तरफ, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, देखो 2a² और नीचे आ जाएगा 4, इसका अंडर रूट लोगे तो 2 से 4 कट करो पहले, तो a बाहर आ गया, √2 नीचे आ गया, तो ये लेंथ होगी किसकी, दोनों फेस सेंटर को मिलाने वाले। अगर हम बात करें लाइन की तो उस लाइन का लेंथ कितना है a/√2, कितना आ गया a/√2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेंथ बिटवीन एडजेसेंट एज सेंटर। हमने फेस सेंटर के बीच का लेंथ निकाल लिया। अब हमसे बोले कि सर एज लेंथ अगर निकालनी है आपको तो क्या हो सकता है। देखो भाई एज सेंटर क्या होंगे, अगर ये टोटल लेंथ ए है तो इसको क्या बोलोगे a/2। ये टोटल लेंथ अगर ए है तो इसको क्या बोलोगे a/2। a/2 का स्क्वायर कितना हो गया, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से वाली बात आ जाएगी सेम, मतलब a/2 सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो ये बन जाएगा a/√2 जैसा हमने वहाँ कैलकुलेट किया था। तो सिंपल सा फंडा है कि चाहे फेस सेंटर को मिला लो चाहे एज सेंटर को मिला लो, दोनों के केस में जो लेंथ आपको मिलता है L, उसका वैल्यू a/√2 ही होगा। आपको चीज़ याद रखनी है। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो फेस लेंथ, एक तो हमने सीखा लेंथ ऑफ फेस डायगोनल जो √2a आ गया, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना आ गया √3a आ गया। ये वैल्यू जो ध्यान रखना सारी की सारी। पहला क्या था FD फेस डायगोनल कितना था √2a, दूसरा था बॉडी डायगोनल कितना था √3a। ठीक है, फिर हमने सीखा फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना था a/√2। फिर हमने सुना निकाला एज सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना था a/√2। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है, ये आपके कैलकुलेशन में काम आने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं बेसिक पार्ट पर। बिल्कुल देखो, अभी तक आपने जो सीखा वो आपने एज्यूम किया कि भाई हम तो क्यूब से रिलेट कर रहे हैं, हम तो पूरा क्यूब से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। हमारे पास जो भी यूनिट सेल आएगा उस यूनिट सेल का बेसिक शेप कैसा होगा, क्यूबिकल होगा। अब क्यूबिकल यूनिट सेल को भी ब्रॉडली अगर बात किया जाए तो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला तो सिंपल प्रिमिटिव था। सिंपल प्रिमिटिव मतलब आपका क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब होता है बेसिक, बिल्कुल बेस से जुड़ा हुआ, स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, एकदम प्रारंभिक जिसको बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक, बिल्कुल इनिशियल, या बोल सकते हैं कि बहुत पुराना टाइप जो होता है। तो प्रिमिटिव का मतलब है यहां पर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, ओनली एट कॉर्नर्स, कॉर्नर के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट सेल के दूसरे टाइप पर, सेंटर्ड।
सेंटर्ड में होता है कि कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल कॉर्नर्स के साथ साथ किसी सेंटर पे भी हो कम से कम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर के साथ साथ एक बीच में देख सकते हैं आप एक बॉडी, इस पूरे क्यूब को हम बॉडी मानते हैं, ये क्यूब जो दिया है बॉडी मानते हैं, इसके बीच में सेंटर पे भी आ गया तो बॉडी सेंटर। फिर है फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर तो हो गया होगा हमेशा, कॉर्नर के साथ साथ जितने फेसेस है, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, हर फेस पर भी एक क्या आ गया, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। फिर आता है एंड एंड बेस सेंटर। एंड एंड बेस सेंटर क्या होता है, जब कभी आमने सामने वाले कोई भी दो, ठीक है, फ्रंट एकदम फेस करने वाले, ये तो दोनों फेसेस हो गए, ये दोनों फेस हो गए, या ये दोनों फेस हो गए, किन्हीं भी दो कॉम्बिनेशन में, इन दोनों में या फिर इन दोनों में, आमने सामने वाले दो फेसेस के सेंटर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर डॉट है, अगर आयन है, अगर मॉलिक्यूल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड या बेस सेंटर्ड बोलते हैं। तो पहला था सिंपल यानी क्यूबिक, जिसमें सिर्फ कॉर्नर, फिर बॉडी सेंटर जिसमें बॉडी के सेंटर पे, फिर फेस सेंटर जिसमें फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट हो कॉर्नर के साथ साथ, फिर आता है एंड या बेस सेंटर्ड, इसमें कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं दो फेसेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, कहाँ, फेस सेंटर पर। समझ में आ रहा है, इस तरह से। तो ये आपका यूनिट सेल है जिनको आपको स्टडी करना है, सिंपल यूनिट सेल यानी सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। एंड सेंटर्स के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिए और बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। और इन जनरल क्या होता है कि एंड सेंटर या बेस सेंटर जो होता है वो फेस सेंटर को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों। हम क्या बोल रहे हैं कि सारे फेस पे हो तो फेस सेंटर्ड, और किन्हीं दो फेस पे हो सिर्फ जो एक दूसरे को के आमने सामने हो तो एंड सेंटर। तो इसी का वो वाला पार्ट बोल सकते हैं। इसी में से अगर 4 हटा दिए जाएं, कौन से 4 फेस सेंटर हटा दिए तो 2 बचेंगे आमने सामने वाले, तो उसको क्या बोल दिया, एंड सेंटर बेस सेंटर बोल दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस पर, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको उसमें क्या बताने वाला हूं कि हर बेसिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, या तो कॉर्नर पे होंगे या उसके सेंटर पे होंगे या उसके फेस सेंटर पे होंगे। ठीक है, तो अब पार्टिकल होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए मैंने आपको एक क्यूब दिया, उस क्यूब में आपने x पार्टिकल डाल दिए तो क्यूब भर जाएगा, कुछ जगह भी खाली होगी। आप तभी क्यूब डालने के बाद अगर उसमें पानी डालोगे तो साइड से होता हुआ, बीच में से होता हुआ निकल जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, खाली है, वॉइड है। तो कितना पार्ट जो है ऑक्यूपाइड हो गया, कितना पार्ट बच गया उन पार्टिकल्स के आने के बाद भी, तो उसको हम बोलते हैं उसका पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल जब आप कपड़े जमाते हो अटैची में, कहीं आपको ट्रैवल करना होता है, ठीक है, तो आप अपने सूटकेस में आपके अटैची के अंदर जब आप कपड़ों को अरेंज करते हो तो अरेंजमेंट जितना स्मार्ट तरीके से होता है उतने ज़्यादा मैक्सिमम क्लोथ आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पैकिंग अच्छे से हो गई। अच्छे से पैकिंग मतलब क्या है, आपने अपने सूटकेस को कि एक एक कॉर्नर में इस तरह से अपने कपड़ों को अरेंज किया है, अपने क्लॉथ्स को अरेंज किया है, छोटे वाले को उधर राइट में, बड़े वाला जिस तरह से कि आपको आपके सूटकेस का मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम वॉल्यूम आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, इस तरह से बात की जाती है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सिंपल सेल, सिंपल प्रिमिटिव बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल बोल लो, प्रिमिटिव बोल लो, बेसिक बोल दो, एक ही बात है। तो हमने क्या कहा था, जब सिर्फ और सिर्फ कहां पर आए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर। देखो कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, कॉर्नर के पर आपको स्फेरिकल दिख रहा है। अब हमने क्या कहा था कि अगर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, एक कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उसके यूनिट सेल में 1/8 होता है, तो कितने कॉर्नर्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है। मतलब 8 × 1/8 करूँगा तो टोटल मिला के इफेक्टिवली एक पार्टिकल, एक स्फेरिकल पार्टिकल टोटल मिला के इस वॉल्यूम में है, इस क्यूबिक यूनिट सेल के
अगर बात किया जाए वॉल्यूम में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जो इसमें ऑक्यूपाइड है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फॉर क्लियरिटी एटम्स आर नॉट शोन टचिंग ईच अदर इन द डायग्राम। हमने टच नहीं कराया है। देखो आप कहोगे सर देखो यहाँ तो टच नहीं कराया, यहाँ करा दिया। क्यों करा दिया भाई? देखो ऐसा है कि अगर टच करा देता ना तो फीलिंग्स आने थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे होते, बीच में स्पेस नहीं है। एक्चुअल डायग्राम ऐसा है, 1 2 ये कॉर्नर्स है, 3 4 पीछे वाला कॉर्नर, 5 ये वाला कॉर्नर, 6 ये वाला कॉर्नर, 7 ये वाला कॉर्नर, 8। इसको इससे मिला लो, इसको इससे और इसको इससे मिलाओ। इधर इनको मिला लो, इनको आपस में मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को। ठीक है, इस तरह से ये ऐसा, यहाँ ऐसा और ये ऐसा। तो ये बन जाएगा आपका क्या है? यूनिट सेल। ठीक है, और ये यूनिट सेल वही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें रिलेशन निकाल लेते हैं। किसमें? देखो स्फीयर का रेडियस होता है। ठीक है, तो स्फीयर का रेडियस क्या होगा? r होगा, और एज का लेंथ होता है a मान लेते हैं। तो इस एज लेंथ और स्फीयर की रेडियस में कोई रिलेशन हो सकता है कि वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, सामने वाले फ्रंट पार्ट को उठाया और यहां ड्रॉ कर लिया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये फेस है। क्या है? फ्रंट फेस है ये, मान लीजिए। तो फेस में आप क्या देख रहे हो कि सर ये तो r है और इधर भी r है, तो ये r और r कितना हो गया? 2r हो गया। कितना हो गया? 2r। और टोटल लेंथ की बात किया जाए, एज लेंथ ऑफ क्यूब, तो वो a है। तो a इक्वल्स टू यहां से रिलेशन आ गया 2r। अच्छा, अब ये सर ये रिलेशन किस काम का है? देखो पार्टिकल स्फेरिकल है, मतलब उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। यूनिट सेल जो है वो क्यूबिकल है, उसका वॉल्यूम होगा a क्यूब, क्योंकि लेंथ क्या है? a है। अब a और r में अगर रेशो निकाला जाए तो आप कहोगे सर कि दोनों अगर सेम होते तो कट के आप रेशो निकाल लेते, लेकिन r और a में क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट प्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो रिप्लेस करने के लिए किसको? r को a से या a को r से एक रिलेशन चाहिए, वो रिलेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। तो रिलेशन आ गया एज लेंथ और रेडियस में, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स एज लेंथ के बराबर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो लेंथ है। ये किससे मिलके बन रहा है? ये a इक्वल्स टू 2r है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका देखो यूज क्या करते हैं। 1/8 ऑफ द ईच एटम इज प्रेजेंट इज ए पार्ट ऑफ दिस क्यूब, पता है। और टोटल कितने हैं? देखो आप देखो 1/8 हिस्सा बना हुआ है, 1/8 ये बना हुआ है, 1/8 ये। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल 1/8 के अकॉर्डिंग आपको इफेक्टिवली 1/8 × 8 इक्वल्स टू 1 एटम आयन और या फिर मॉलिक्यूल इफेक्टिवली स्फेरिकल शेप में इस यूनिट सेल में, इस क्यूब यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एक स्फेरिकल, एक कंप्लीट स्फेरिकल वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम इस यूनिट सेल का कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है? एक स्फेरिकल सेल के बराबर वॉल्यूम का पार्ट ऑक्यूपाइड है। चलिए आगे बात करते हैं। सिंपल प्रिमिटिव बेसिक क्यूबिक सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाला हूं। पैकिंग एफिशिएंसी में आपको पहले ही बता देता हूं, जब भी किसी भी क्यूब यूनिट सेल की बात किया जाए और उसमें बात किया जाए पैकिंग एफिशिएंसी की, इसका मतलब क्या है कि उस यूनिट सेल का कितना पार्ट आपके पार्टिकल से, आपके स्फेरिकल पार्टिकल से ऑक्यूपाइड है और कितना खाली है। ठीक है, तो जितना ऑक्यूपाइड होता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। जिस तरह से जब हम बॉक्स को पैक करते हैं, अब बॉक्स में अगर आप स्फेरिकल बॉल्स डालना शुरू करोगे तो आप देखोगे 2 बॉल जहां टच करती है वहां पे जगह खाली रह जाती है, साइड्स में पानी डालोगे वहां पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो जो खाली स्पेस है वो वॉइड है, खाली स्पेस क्या है? वॉइड है। और जो भरा हुआ है वो क्या? ऑक्यूपाइड है। तो कितना % ऑक्यूपाइड हो गया एक एलिमेंट से, एक पार्टिकल से, एक स्फेरिकल पार्टिकल से, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला देखो, Z मतलब क्या होता है?
Z मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो इसमें कितने इफेक्टिव हैं, वन बाई एट के हिसाब से आपको बताया था एक, मतलब एक स्फेरिकल पार्टिकल इफेक्टिवली प्रेजेंट है। ठीक है, तो Z का वैल्यू यहां पर 1 डाल देना। 4/3 पाई R, R का वैल्यू यहां पर डालना है आपको A/2 कहां से आया, 2R = A से आ गया, और वॉल्यूम A क्यूब। अब ये बोल रहा हूं, देख सुनना ध्यान से कि देखो A क्यूब किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ये। ऑब्वियस सी बात है कि स्फीयर छोटा होगा, क्यूब ज़्यादा बड़ा है, तो हमको देखना है कि स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। यहां से अगर आप निकालोगे तो वैल्यू आपको मिलती है 52.4%। ये वाला पार्ट मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं कि टोटल जो फ्रैक्शन आया था वो आया था 0.52 के अराउंड। इसका वैल्यू निकालोगे ना आप, Z का वैल्यू 1 रखोगे, पाई R का वैल्यू कितना रखोगे A/2, नीचे A क्यूब आएगा, समझ में आ रहा है, तो ऊपर ऊपर ही बनेगा A क्यूब, नीचे बनेगा A क्यूब, कट जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, वैल्यू निकल के आएगा 0.52। ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आ गया वो वाला पार्ट जो ऑक्यूपाइड है। तो 100 में से माइनस किया तो वो वाला पार्ट आ गया जो अनऑक्यूपाइड था। 100 माइनस 52% अगर माइनस करोगे तो 47.6 लमसम आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो ये वाला पार्ट है जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें अभी हवा है, जिसमें एयर है, जिसमें और कुछ वाटर डालोगे तो चला जाएगा, जैसे सेडिमेंट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ये स्पेस बच गया। समझ में आ गया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद, अच्छा अब इफेक्टिव नंबर पार्टिकल से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, देखो ये अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ये तो एक का है, एक पार्टिकल का। अब जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इफेक्टिवली उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू Z हो गई। वॉल्यूम किसका हो गया, क्यूब का। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का कितना फ्रैक्शन है ये बताता है आपको कि एफिशिएंसी कितना होगा। समझ में आ गया। चलिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। एज लेंथ समझ में आ रहा है ए। अब एज लेंथ में और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन है ये हमें पता लगाना है। और हमारा अब जो सेल आ रहा है वो है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी के सेंटर में भी एक क्यूब प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो जैसे ही बॉडी के सेंटर में क्यूब आया तो एक चीज बता दूं आपको, टच में ये और ये होंगे, बीच में क्यूब आने से अब ये वाले टच में नहीं रहे, कॉर्नर वाले अब टच में नहीं होंगे। देख सकते हैं आप, बीच में क्यूब आ गया ना, तो अब कॉर्नर टच में नहीं है, अब टच में ये तीनों एक साथ हैं। कौन कौन, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, दो कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर अब टच में है। तो इन तीनों को मिलाकर रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, एक R ये है, बीच वाला 2R होगा, ये भी R है, तो R प्लस 2R प्लस R मतलब कितना हो गया, 4R। हम लेंथ किसकी ले रहे हैं, हम लेंथ ले रहे हैं बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a, अगर a एज लेंथ है तो, जब हमने निकाल लिया है तो √3a तो हमको पता ही था। और ये क्या है, ये 4R है, तो 4R इक्वल टू क्या हो गया, यहां से √3a आ गया। समझ में आ गया रिलेशन। कैसे निकाला भाई, बॉडी डायगोनल का लेंथ तो √3a होता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, और उसी लेंथ को अगर R की टर्म में कैलकुलेट कर रहे हो तो R प्लस 2R प्लस R मतलब 4R आ गया, तो 4R इक्वल टू √3 हो गया। रिलेशन आ गया A और R में। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने
प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कॉर्नर्स हैं, कितने 8 कॉर्नर हैं और एक बॉडी सेंटर है। कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। जो सेंटर पे उसका कितना होगा, उसका पूरा होगा। तो देखिए 1/8 ईच कॉर्नर एटम पार्ट ऑफ द क्यूब प्लस 1 सेंटर एटम, ठीक है। तो 1/8 वाले का तो कितना होगा, टोटल मिलाकर 1/8 मल्टीप्लाई 8 करा तो 1 बन गया। जो सेंटर पे था उसका कितना हो गया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इफेक्टिवली हमारे बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, टोटल मिला के 2 एटम होंगे। चलो अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला फिर से वही लगाना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो अभी भी हमारे पास क्या रहेगा, A³ रहेगा। अब Z का वैल्यू चेंज हो गया, क्या हो गया Z का वैल्यू, Z बराबर हो गया 2। तो मतलब 2 × 4/3 पाई। R का वैल्यू कितना होगा, देखो 4R बराबर आया था √3a, तो यहां से R हो जाएगा √3a/4 क्यूब और नीचे आ जाएगा A³। तो A³ से A³ तो मैं काट दूंगा, बचेगा कितना √3³ और नीचे 4 का क्यूब, ठीक है। तो इसका अगर वैल्यू निकाला जाए फाइनल वैल्यू, तो देखो अब पहले से ज़्यादा आना चाहिए। क्यों भाई, पहले सिर्फ एटम्स आ रहे थे कॉर्नर वाले, अब एक सेंटर में भी आ गया, तो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। तो पहले से ज़्यादा सामान डाला है अगर आपने बैग में, तो बैग का पैकिंग एफिशिएंसी पहले से तो बढ़ गया होगा। वैल्यू चेक कर सकते हो आप, 68% आ गया, 52% था सिंपल में, 68% आ रहा है। तो रिमेनिंग 32% क्या हो गया, वो स्पेस है जो अभी भी खाली है, वहाँ पर वॉइड बना हुआ है। तो ये था हमारा बॉडी सेंटर। टोटल मिला के 2 एटम इफेक्टिवली आते हैं। वॉल्यूम निकाला जाएगा तो एफिशिएंसी की बात किया जाए तो 68% और 32% आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, फ्री फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FCC। जो पहले वाला था उसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। तो FCC कैलकुलेट करना है आपको। क्या करना है, अब आपको FCC के अंदर ये बताना है कि भाई एफिशिएंसी कितना है, कितने एटम आ जाते हैं, रिलेशन बता दो भैया, लेंथ में R में और A में रिलेशन बता दो। तो देखो पहले कहाँ था, सेंटर पर, किसके, बॉडी के सेंटर पे। अब फेस सेंटर पे आ चुका है। ये पूरा फेस अगर है तो इस फेस के सेंटर पर, और जानबूझकर हमने अभी इनको टच नहीं किया समझने के लिए, एक्चुअल डायग्राम देखो, तो ये फ्रंट फेस मान लीजिए आप, इस फेस के इस हिस्से से इस हिस्से को मिला लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये बीच में मैंने बनाई है क्या है, आप इस लाइन को ध्यान से देखें, आपको याद आएगा। इस लाइन को मैंने कहा था फेस डायगोनल। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्यों हमने वहां पर वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ दिया। पहले हमने कहा था इसका वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है √2a, किसका, फेस डायगोनल का, ठीक है। और आप चेक कीजिए, अगर लेंथ की बात किया जाए तो देखिए ये R होगा, नहीं दिख रहा है तो हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये R, ये 2R और ये R होगा, देख पा रहे हैं आप, R, 2R और R, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 4R = 2, और जो लेंथ है फेस डायगोनल का वैल्यू कितना है, √2a होता है, = √2a होगा। रिलेशन आ गया। इसका यूज करते हैं किस में, वॉल्यूम निकालने में, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में, ठीक है। इसके पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल हमें चेक करना है कितने होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर 8 होंगे, तो इसका बना 1।
फेस सेंटर पर हाफ हाफ, एक इस रूम का और उस रूम के अंदर, दोनों पड़ोसियों को आधा आधा मिलेगा दर्द, अगर कुछ भी छेद होता है दीवार में दोनों को मिलेगा। तो हर फेस सेंटर पर हाफ, टोटल फेस 6 होते हैं, 6 मल्टीप्लाई हाफ किया तो बन गया 3, 3 इधर और 1 इधर, टोटल बना 4। आप चेक कर सकते हैं कि FCC में फेस सेंटर में आपके पहले के कंपैरिजन में, किसमें, सिंपल में और बॉडी सेंटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ पार्टिकल और ज़्यादा हो गए। BCC में 1 आया था, BCC में 2 आया था, सिंपल क्यूब में 1 आया था, FCC में 4 आ चुके हैं। तो अब सोचो पैकिंग कर रहे हो बॉक्स की, ठीक है, और इफेक्टिव पार्टिकल बढ़ते गए तो एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो 4, इसका मतलब डेफिनेटली 68% से ज़्यादा आना चाहिए, आएगा भी सही। चलो कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, कितने एटम है, 4, Z बराबर 4। रिलेशन रेडियस में तो 4R इक्वल्स टू √2a, R इक्वल्स टू A/2 √2। वैल्यू यहां डाल दोगे। वॉल्यूम अभी भी क्यूब का तो वही है, A क्यूब। अगर आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू आ जाता है 74%। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है और वॉइड स्पेस आता है 26%। समझ में आ रहा है, इस तरह से। फिर आता है डेंसिटी। अब देखिए एटम आ चुके हैं यूनिट सेल के अंदर, तो अब एटम होंगे तो मास होगा, वॉल्यूम है, तो जब मास है वॉल्यूम है तो डेंसिटी भी होगा। तो अब किसी भी यूनिट सेल का अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे। सपोज करो कि यूनिट सेल मैंने लिया, वो यूनिट सेल हमारे पास है क्यूबिक टाइप का, फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक है, और उसमें जो कॉर्नर पर एटम है वो सोडियम है। क्या है, सोडियम। अब अगर मुझे कोई बोले कि सर बताओ डेंसिटी क्या होती है, तो बोलूँगा सर डेंसिटी देखो होती है मास अपन वॉल्यूम। तो सोडियम का मास अपॉन वॉल्यूम, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ये जो मास में लूँगा ये क्या होगा, मोलर मास होगा, मतलब 1 मोल का, मतलब 6.023 10⁻23 सोडियम एटम का मास होगा 23 ग्राम। ठीक है, लेकिन ये तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 8 कॉर्नर पर सिर्फ कितने 8 सोडियम एटम हो सकते हैं, और उनका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। तो इफेक्टिवली पूरे सिंपल क्यूबिक में एक ही सोडियम होगा। सुनना ध्यान से, क्यूबिक में 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इफेक्टिवली एक सोडियम एटम होगा। लेकिन जो 23 ग्राम है वो तो Na एटम्स का है। किसका है? 6.023 10⁻23 एटम्स का होगा। तो अगर मुझे एक सोडियम का चाहिए तो क्या करूं, मैं 23 को डिवाइड कर देता हूं, 23 से डिवाइड कर देता हूं Na को, तो एक का मिल गया। अब जितने भी एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान सुनिएगा, डेंसिटी यूनिट सेल की क्या होगी, मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ में आता है? यूनिट सेल का मास और उसका वॉल्यूम। अब सपोज करते हैं कि Na पार्टिकल्स का, Na एल्गोजो नंबर के हिसाब से का मास है m ग्राम। जैसे मैं कहा था सोडियम की बात करें, उसका होता है 23 ग्राम, लेकिन ये किसका होता है, Na एटम्स का होता है। तो एक एटम का कितना होगा, 1 एटम का होगा 23 डिवाइड बाय Na। समझ में आ रहा है? मास ऑफ वन पार्टिकल m/n ग्राम। समझ में आ रहा है? मास ऑफ z पार्टिकल प्रेजेंट इन लैटिस क्या होगा, m/n इंटू z। ये वैल्यू निकल के आएगी m/n इंटू z। ये हो गया ग्राम में। समझ में आ रहा है? तो पहले m ग्राम्स, फिर m/n ग्राम्स, फिर m/n मल्टीप्लाई z। ये वैल्यू होगी बेसिकली। फिर टोटल Na का कितना होता है m, तो एक का कितना हो गया m/n, और अगर z प्रेजेंट है तो z इंटू m/n ग्राम, z इंटू m/n ग्राम। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ये तो वैल्यू हो गई मास की।
ये मास आ गया यूनिट सेल का। यूनिट सेल में कितने जेड पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास m/n। n क्या है, n एवोगैड्रो नंबर है, m क्या है, मास है, मोलर मास। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय Na, तो एक एटम का मास आ गया और जितने एटम होंगे उसको z से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये मास को डिवाइड किया a³ मतलब वॉल्यूम से, तो मास अपॉन वॉल्यूम से आपको डेंसिटी मिल गया। z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m क्या है, मोलर मास ऑफ लैटिस इन ग्राम, d क्या है, डेंसिटी है, a क्या है, एज लेंथ ऑफ सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप मीटर में ले लोगे तो डेंसिटी किस में आएगी, ग्राम सेंटीमीटर मीटर क्यूब में आ जाएगी। ठीक है, ले सकते हो। सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हो तो a को सेंटीमीटर में ले लो। अगर आपको ग्राम मीटर क्यूब में चाहिए तो आप लेंथ को मीटर क्यूब में ले लो, डेंसिटी और छोटी दिखाई देगी आपको। ठीक है, चलिए अब m इक्वल्स टू मोलर मास, ये मानते हो चलना है आपको। तो n Na हो गया, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना है। तो अगर आपको 4 चीजें नोन हो इनमें से तो आप 5वीं कैलकुलेट कर सकते हो। d अगर निकालना है तो z m Na, और Na पता होता है तो आपको z पता होना चाहिए, m पता होना चाहिए और A3 पता होना चाहिए, मतलब a पता होना चाहिए, मतलब एज लेंथ ऑफ क्यूब। एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर, द लैटिस इज बॉडी सेंटर्ड, मतलब BCC, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एज ऑफ यूनिट सेल विल बी, ये बोला गया कि यूनिट सेल का एज क्या होगा। एज मतलब अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये लेंथ दी है 4r, ठीक है, और 4r है बॉडी डायगोनल, क्या है, तो बॉडी डायगोनल लेंथ कितनी होती है, √3a होती है। आपसे पूछा गया एज ऑफ यूनिट सेल, अब ये a ही तो है, a निकालना है तो √3 से डिवाइड कर दो, तो 4r कितना दिया है 75 डिवाइड बाय √3 कर दो, इक्वल्स टू a मिल जाएगा। यहां से आपका a का वैल्यू निकल के आता है 32,173, वैल्यू आएगा 173.2 पिकोमीटर। आंसर क्या होगा 7। समझे कैसे किया। उसने बोला कि जो भी यूनिट सेल आप ले रहे हैं वो बॉडी सेंटर्ड है, तो मैंने इसको बना लिया। और बॉडी सेंटर में मुझे पता है रिलेशन कहाँ से निकलता है कि भाई r 2r r मतलब 4r इक्वल्स टू √3। इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, बहुत काम आएगा क्योंकि ये रिलेशन फिक्स्ड है बॉडी सेंटर के लिए। 4r इक्वल्स टू √3 है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना था, r वैल्यू पता था, निकाल लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन। बोल रहा है कि पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैज 1/8 ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, इन एनी स्पेस लैटिस द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज ऑलवेज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। बिल्कुल सही बात है, किसी भी यूनिट सेल की बात की जाए उस यूनिट सेल के कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 ही होता है। अब ये बोल रहा है कि पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल हैज 1/8 ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का बिल्कुल 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल का, क्योंकि कॉर्नर पे, और ये फिक्स भी है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल, फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A एंड B एटम। जहां पर A प्रेजेंट है कॉर्नर पर, B प्रेजेंट है फेस सेंटर पर, A एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर। ध्यान से सुनना, पहली बात तो अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट है FCC। FCC मतलब होता है सारे के सारे कॉर्नर और सारे फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और A और B टाइप के एटम से मिलकर बन रहा है, अच्छी बात है। जहां पर A प्रेजेंट है कॉर्नर पर, A किस पे है, A तो है कॉर्नर पे,
और बी आपका प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, ठीक है। फिर बोल रहा है ए एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर। देखो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से 4 मिसिंग है, तो कितने कॉर्नर बचा? ओनली एट 4 कॉर्नर, सिर्फ 4 कॉर्नर पे है। तो बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब एटम अगर 8 होते तो 8 लिख देता, अब 4 ही प्रेजेंट है, 4 तो मिसिंग है, तो यहां से वैल्यू 1/2। तो 1/2 कंट्रीब्यूशन है बेसिकली, मतलब ये बोल सकते हैं इफेक्टिवली हाफ पार्टिकल प्रेजेंट है, हाफ एटम प्रेजेंट है ए का कॉर्नर पर, ठीक है। बी फेस सेंटर है, तो इसकी बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2, और फेस होते हैं 6, और सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं तो 3, ठीक है। अब पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? कितने ए कितने बी, इससे बनेगा। तो ए और बी मिलके फॉर्मूला बनना चाहिए, ए एक्स होगा बी वाई होगा, ये फॉर्मूला होगा। अब ए कितने हैं? ए प्रेजेंट है आपके पास 1/2, बी कितना है? बी है आपके पास 3, ये आपका फॉर्मूला हो गया ए 1/2 बी 3। सिंपल करना है तो पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए बन गया, और बी 3 मल्टीप्लाई 2 तो बन गया बी 6, तो बन गया ए बी 6। समझ में आ गया? ए बी 6 बन गया, ये आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं एलिमेंट हैज बीसीसी यूनिट। बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंटर। एज लेंथ क्या है? 10 एंगस्ट्रॉम। डेंसिटी 0.2। मोलर मास पूछा है कंपाउंड का, फॉर्मूला दिया है आपके सामने। Z होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी इक्वल्स टू Z M NA मल्टीप्लाई AQ, ये होता है। डेंसिटी दिया है 0.2, डेंसिटी दिया है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लेना है। Z क्या होता है? इफेक्टिव पार्टिकल। BCC के लिए इफेक्टिव कितना होता है? 2 होता है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई M क्या है? M निकालना है आपको। NA होता है 6023 10 की पावर 23। A एज लेंथ कितना दिया है? 10 एंगस्ट्रॉम। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 का होल क्यूब। -8 क्यों लिखा है? सेंटीमीटर में जब लिखते हैं ना, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ठीक है। यहां से आ गया, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो m का वैल्यू 60.2 के अराउंड आता है। आंसर हो गया सेकंड। यहाँ का मोलर मास आ गया। डेंसिटी पता थी, एज लेंथ पता था, ठीक है। n का वैल्यू मुझे पता ही था, m निकालना था, निकाल लिया आराम से। z हमको पता था, z कैसे पता था? BCC पता रखा है ना, इसलिए z का वैल्यू 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लेंथ क्यूब का 400 पिकोमीटर है, ठीक है, ध्यान से। और बॉडी डायगोनल क्या होगा पूछा गया है, तो बॉडी डायगोनल क्या होता है? √3a, ये होता है। तो √3a कितना है? √3 मतलब 1.73 मल्टीप्लाई 400। अब यहाँ से कैलकुलेट करो तो 4 3 ज़ा 2 1 28 29 का 9, और उधर आ गया 2 4 एंड 2, तो क्या हो गया? 693। क्या आ गया? 693 पिकोमीटर। मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 क्यूबिक फेस
FCC और BCC। एक मेटल दो तरह से क्रिस्टलाइज हो सकता है, FCC भी हो सकता है, BCC हो सकता है। यूनिट लेंथ दिया है 3.5 और 3.0। रेशो पूछा है डेंसिटी का, FCC का और BCC का, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ FCC, डेंसिटी ऑफ BCC पूछा गया आपसे, कैसे निकालोगे? Z M NA AQ, Z M NA AQ। अब जो कॉमन हटा देते हैं। मेटल मतलब M दोनों में सेम होगा, मोलर मास। Na दोनों में कॉमन होगा, क्यों? Na तो Na एक क्या नंबर ही तो है। तो फाइनली आपके पास, और Z फॉर FCC और Z फॉर BCC, तो ZF कितना होगा और ZB कितना? ZF तो होता है 4, Z मतलब इफेक्टिव पार्टिकल, FCC में 4 होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। A FCC का कितना दिया है? 3.5। A BCC का कितना दिया है? 3.0। ये वैल्यूज यूज कर लेते हैं, तो यहां से आ गया 4 अपॉन 3.5 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई -8। तो एंगस्ट्रॉम को हटा दिया अपन ने। कैसे हटा दिया? नीचे लिखूंगा 2 अपॉन 3.0 10 की पावर -8, ठीक है। तो यहां से रेशो निकल के आ जाएगा आपका, तो फाइनल आंसर 1.26 ही आएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंपाउंड A formed by element A and B, this crystallized in the cubic structure where atom A at the corner and B at the center of body। क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और B पर है, B तो है सेंटर पर, मतलब स्ट्रक्चर आपको क्यूबिक फॉर्म में दिया है। क्यूबिक फॉर्म में ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है जिसके कॉर्नर पे भी है और जिसके सेंटर पे भी है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दिया गया है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। अब A अगर A बना रहा है कॉर्नर, A बना रहा है आपका कॉर्नर, तो A के लिए Z कितना हो गया? ZA कितना हो गया? कॉर्नर मतलब A होता है इफेक्टिव, 1/8 मल्टीप्लाई 8 करूंगा तो यहां से 1 ही तो आएगा। तो अगर आपका फॉर्मूला A और B की टर्म में होगा तो आप लिखोगे AX और BY लिखोगे, तो X का वैल्यू कितना हो गया? यहां से 1 हो गया। B आपके सेंटर पे आ रहा है, तो B का वैल्यू मतलब Y कितना हो गया? 1 हो गया। तो B आपका क्या बना रहा है? सेंटर। इसके लिए आंसर कितना हो गया? 1। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा A एंड B। A एंड B, आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट AB क्यूबिक स्ट्रक्चर में, मतलब सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है, बॉडी सेंटर कुछ भी हो सकता है। देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। A एटम एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, B एट द फेस सेंटर। अब फेस कितने होते हैं? फेस सेंटर होते हैं 6 और इफेक्टिव पार्टिकल कितने होते हैं उस पर? देखो पता लग जाएगा इस तरीके से कितने इफेक्टिव होते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1/2 से आंसर आएगा 3। अब फेस पर कौन है? B है, ठीक है। और A कहाँ है? कॉर्नर पर। अगर आपका A आपके कॉर्नर पे लगा है तो इसका मतलब इफेक्टिव कितना हो गया? 1। तो अगर फॉर्मूला बनाते हो आप A X और B Y, तो X का वैल्यू तो हो गया 1,
बी का हो गया 3, तो फॉर्मूला बन गया AB3, आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर यहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल को समझने के बाद बात आती है पैकिंग करने की। पैकिंग करने के बहुत तरीके होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं अबाउट क्लोज पैकिंग क्या होती है, और क्लोज पैकिंग में बनते हैं वॉइड्स के होते हैं टाइप, उन टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो लेक्चर देख लिया, तो लेक्चर को अब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन हर लेक्चर में आपका अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो लेक्चर को देखने के बाद अपने साथ के अपने फ्रेंड्स को भी आप क्या करो, शेयर करो, उनको बताओ इतना अच्छा कंटेंट हमको मिल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपके लिए यहाँ पर मिलेगा, आपको अच्छे सिलेबस मिलेगा, लेकिन आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।